ठीक है, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देखो फंडामेंटल राइट्स में पिछली क्लास में हमने कर लिया था आर्टिकल 29 तक, है ना। ठीक है ठीक है। एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, है ना। तो आर्टिकल 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध भी लगा हुआ है 3 आधारों पे। कौन कौन से 3 आधार हैं? स्वास्थ्य के आधार पे, मान लो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसके स्वास्थ्य को और पब्लिक के स्वास्थ्य को और खतरा है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स पे एक तरह से रोक लगा दी जाएगी कि नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक में डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है कुछ ऐसा काम करके, बोले कि नहीं हम रोड पे नमाज़ पढ़ेंगे, रोड पे पूजा पाठ करेंगे, वो सारी चीज़ें, उससे क्या हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर एक तरह से प्रभावित होगा, यातायात प्रभावित होगा। तो सरकार उस पर बोलेगी कि नहीं, हम आपका फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे कर्व करेंगे, उसको रोकेंगे। और तीसरा क्या था, सदाचार। कोई ऐसा आचरण कर रहा है जिससे पब्लिक में एक तरह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको भी रोकेगी। ठीक है, जैसे 3 तलाक रोक दिया, सती प्रथा रोक दिया, ये सब क्या थे, पहले लोग इसको धर्म का पार्ट मान के प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन सरकारों ने रोक दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आने वाले टाइम पे और बहुत सारी रोकने वाले हैं। बाल विवाह रोक ही दिया, देख ही रहे हो, है ना। महिला बच्चियों की शादी करने की उम्र भी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। आने वाले टाइम पे एक हलाला कॉन्सेप्ट है, वो भी रोकेंगे। ठीक है, एक मैंने जैन धर्म में आपको एक बताया था, क्या होता है उसको, कि कोई बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, संथारा, संथारा। ठीक है, जैन धर्म की प्रैक्टिस है। तो वो सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट या सरकारें रोक देती हैं, रोकती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 29 में कुछ लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था उसके आगे, बस ठीक है, लगभग हो तो गया था 29, समझ रहे हो। अब हाँ, आज लिखो आर्टिकल 30। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 30। अब देखो आर्टिकल 30 को लेके बहुत विवाद रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। लिखो इसमें है क्या है, इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटीज को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन करने का अधिकार है, आर्टिकल 30 के तहत। अब सब अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अल्पसंख्यक कौन होते कौन हैं। आपके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन ये कि पहले तो ये बताइए कि अल्पसंख्यक कौन, जनजाति, जो पिछड़े हुए हैं। देखो भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने 2 कैटेगरी बनाई है अल्पसंख्यकों की। एक तो वेरी गुड, एक भाषाई और एक धार्मिक। ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। तो धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है इंडिया में? कितने धर्म हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यक की कैटेगरी में गिने जाते हैं? और जैन, पारसी, मतलब हिंदुइज्म को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सब। कौन कौन? जैसे मान लो इस्लाम, फिर जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, ईसाई, सिख, और कौन? पारसी। और कोई बच रहा है? कितना हुआ? हो गया। और देखो कुछ राज्यों ने एक और धर्म है, इसके अलावा भी कोई धर्म होता है? कौन सा? यहूदी, है ना। तो कुछ राज्यों ने यहूदी धर्म को भी धार्मिक अल्पसंख्यक की दर्जा दिया हुआ है। यहूदी कौन से देश में रहते हैं? इजराइल में।
लेकिन हमारे भारत में एक तो महाराष्ट्र में है कुछ और कुछ है बंगाल में, ठीक है। यस यस यस, देखो क्रिश्चियंस, अब क्रिश्चियंस, यहूदी और इस्लाम, ये तीनों बोले जाते हैं अब्राहमिक रिलीजन, मतलब इनके फोर फादर एक रहे हैं। एक फादर के 2 संतान हो गए मान लो, या 3 संतान हो गए, तो तीनों बन गए यहूदी, इस्लाम एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। और यहूदी इन सब में सबसे पुराना है, समझ रहे हो, यहूदी धर्म से ही फिर ये सारे निकले हुए। और फिर ईसाइयों में भी 2 हैं, एक तो कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट। ये मत सोचो कि हिंदू धर्म में ही इतना सारा बंटवारा है, समझ रहे हो, सब में बंटवारा है, मुसलमानों में भी बंटवारा है, शिया है, सुन्नी है, फिर शेख, पठान, अहमदिया, बहुत सारे। और उसमें भी होते हैं कि कुछ ओबीसी में आते हैं, कुछ जनरल में आते हैं, कुछ एससी एसटी में आते हैं। जो अपने आप को बड़ा उच्च मुसलमान कहेगा वो निचले दर्जे के मुसलमानों के यहाँ पानी नहीं पिएगा, शादी नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा। जैसा भेदभाव हिंदू धर्म में होता है ना, वैसा ही होता है उसमें, बस जानकारी नहीं होती लोगों को। सैयद, शेख, पठान, ये कुछ हैं जो उच्च कास्ट के मुसलमान हैं, जो आते हैं जनरल कैटेगरी में। जैसे आजकल एक वोट बैंक पॉलिटिक्स तो सब जगह होती रहती है, हमेशा से होती रहती है। जैसे एक नाम सुना होगा, पसमानदा मुस्लिम्स। पसमानदा मुस्लिम्स नहीं सुना है, क्योंकि सुनते नहीं हो तुम लोग, इसलिए नहीं सुने हो। देखो, पसमानदा मुस्लिम्स वो हैं जो मुसलमानों में बहुत पीछे हैं, जो बहुत पिछड़े हैं, समझ रहे हो, जो बहुत गरीबी में, गुर्बत में जीवन जी रहे हैं, उनको बोलते हैं पसमानदा मुस्लिम्स। तो अब वर्तमान में क्या कर रही हैं सरकारें, वर्तमान सरकार जो है, अब देखो वर्तमान बीजेपी की सरकार की आइडियोलॉजी ये रही है कि हम जो मेजॉरिटी वर्ग है उसकी वोट ले लें, सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे वो चाहते हैं कि नहीं, हमको मुसलमानों को भी वोट मिले, तो वो सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं पसमानदा मुस्लिम्स को, कि जो पिछड़े हैं, गुर्बत में गरीब जीवन जी रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा दें और उनसे वोट लें। इसलिए पसमानदा मुस्लिम्स बड़ी चर्चाओं में हैं। और ये बात करेंगे कभी किसी अलग क्लास में, इसको बताएंगे पूरा कैसे क्या होता है। आगे लिखो, इसमें क्या लिखा आर्टिकल 30 में, ठीक है, इसमें लिखो अब अंदर नंबर 1, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धार्मिक या भाषाई आधार पर हों, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धार्मिक या भाषाई आधार पे हों, चाहे वे धार्मिक हों या भाषाई आधार पे हों। भारत में राज्यों का गठन किस आधार पे हुआ है? भाषा के आधार पे हो गया, लेकिन होने के लिए ऐसा हुआ, मतलब प्रयास नहीं था। सरकारों का प्रयास था कि भाषा के आधार पे गठन ना होने पाए। बड़ा आंदोलन हुआ इसके लिए, बड़े विद्रोह हुए हैं। सरकारें चाहती थी कि राज्यों का गठन हो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, लेकिन जो कुछ क्षेत्रीय नेता थे उन लोगों ने जम के आंदोलन किया कि नहीं। और सबसे पहला आंदोलन शुरू हुआ आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक नेता थे श्री रामा पोट्टू, उनका कुछ नाम था। वो 51 डेज तक भूख हड़ताल में बैठ गए कि सरकार को बाध्य कर दिया कि राज्य बनाओ, भूख हड़ताल मतलब भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा का पहला राज्य बनाओ। लेकिन सरकारें मानी नहीं, लेकिन वो मर गए। लगातार भूख हड़ताल करते करते मर गए। जब वो मर गए, जब देखो कोई नेता जब शहीद हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद जन विद्रोह फैल जाता है। महाराष्ट्र में एक तरह से विद्रोह, वहाँ आंध्र प्रदेश में जनता रोड पे आ गई। सरकार को, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम, उनको मजबूरन पहला भाषाई स्टेट गठित करना पड़ा आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना। जब एक बना दिया गया तो फिर तो सब डिमांड करेंगे, ट्रेंड सेट हो गया। फिर पंजाब बनेगा पंजाबी भाषा के आधार पे, केरल बनेगा मलयालम के, तमिलनाडु बनेगा तमिल के, उड़ीसा बनेगा उड़िया पर। तो फिर पूरा जो नहीं चाहते थे वही हो गया। आगे लिखो, इस पे क्या लिखा आपने? आधार पर उन्हें अपने शैक्षणिक संस्था के निर्माण की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शैक्षणिक संस्था के निर्माण, स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य द्वारा, अगली लाइन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये,
राज्य द्वारा धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रबंधन में, राज्य द्वारा धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रबंधन में स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं को, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो इसका मतलब ये है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बने हैं, अलग अलग धर्मों के बनेंगे, सब बनाएंगे, तो सरकार भेदभाव नहीं करेगी कि बोलेगी कि जैन वालों को ज़्यादा दे दिया, बौद्ध वालों को कम दे दिया, इस्लाम वाले को दिया ही नहीं, क्रिश्चियन वाले को नहीं दिया। उस टाइम पे बहुत सारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में नेता थे वो धार्मिक आधार पे बना रहे थे ऐसे इंस्टीट्यूट, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाया? अलीगढ़, AMU का नाम सुना है ना? जैसे AMU है, BHU है। अब BHU का नाम देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। धर्म के नामों के साथ जोड़ के यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जा रही है। ऐसे ही बहुत सारी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग पार्ट से बनी हुई हैं। तो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? AMU की। अच्छा, BHU किसने की बताओ? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की 1916 में। ऐसे ही AMU की सर सैयद अहमद खान ने किया। क्या नाम था? सर सैयद अहमद खान। 1875 में उन्होंने बनाया अलीगढ़ में। और ये क्या है, आज ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं इन इंडिया, जहां सबसे अच्छी पढ़ाई लिखाई, सबसे अच्छा रिसर्च हो रहा है। ज़्यादातर ये न्यूज़ में भी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लड़के आए दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिससे वो लाइमलाइट में बनी रहती है। कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई विद्रोह कर रहे हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। समझ रहे हो? आप लोगों की तरह शांत नहीं बैठे रहते। JNU हो, BHU हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, यहाँ कुछ न कुछ मूवमेंट हमेशा चालू है, स्टूडेंट मूवमेंट। क्योंकि वहाँ क्या है? स्टूडेंट यूनियन है। अब तुम लोग जानो थी कि नहीं थी पता नहीं, समझ रहे हो? तो स्टूडेंट मूवमेंट होते रहना चाहिए कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में, तभी प्रशासन ठीक ठाक रहता है, वरना अपने मनमानी करता है सारी चीज़ें। आगे लिखो, इसमें एक नोट लिखो, नोट बना के लिखो, ऐसे नोट लिखो कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, मतलब ये बताया नहीं गया कि कौन अल्पसंख्यक होगा। ये छोड़ दिया गया सरकारों के ऊपर कि सरकार डिसाइड करें। देखो मामला कहाँ फंस रहा है आजकल। अब आजकल सरकार के ऊपर इतना दबाव है, जैसे अभी तक ये ट्रेंड है कि हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्म क्या है? अल्पसंख्यक धर्म है। और माइनॉरिटीज़ को क्या मिलता है? रिजर्वेशन भी मिलता है, बहुत सारी जगह फ़ायदा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू जो धर्म है भारत के सभी राज्यों में मेजॉरिटी में ही हो। आप चले जाओ जम्मू कश्मीर में, आप चले जाओ नागालैंड में, आप चले जाओ लक्षद्वीप में, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर राज्यों में हिंदू धर्म माइनॉरिटी में है, बहुत कम संख्या में लोग हैं। लेकिन नहीं, वो माइनॉरिटी में माने नहीं जाएंगे, वो माने जाएंगे मेजॉरिटी में, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा वहाँ पे। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह या कि लक्षद्वीप की हम बात करें, लक्षद्वीप में 99% मुस्लिम आबादी है, जम्मू कश्मीर में लगभग 70% है, मिजोरम में लगभग 80% ईसाई आबादी है, क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं। ऐसे ही नागालैंड में है, सब जगह इन राज्यों में। लेकिन जो वहाँ की एक्चुअल माइनॉरिटी है हिंदू धर्म, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे ये कैसा अन्याय है हमारे साथ, हम तो यहाँ माइनॉरिटी में हैं, लेकिन पूरे देश को मान के, उत्तर प्रदेश को आधार बना के हमको तुम यहाँ मेजॉरिटी बना देते हो। क्योंकि जो कुछ बड़े राज्य हैं वहाँ मेजॉरिटी में हिंदू धर्म, तो जो माइनॉरिटी में है जहाँ पे, वहाँ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। बड़ा विवादित मुद्दा है, समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है सारा केस। आने वाले टाइम पे सब डिसीजन आएगा, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो न्यायपालिका में बैठे लोग हैं उनके लिए राहें आसान नहीं है, क्या डिसीजन दें क्या ना दें। जैसे अभी जो था थर्ड जेंडर, क्या था, सेम सेक्स मैरिज,
अभी था ना, नहीं देखे तुम लोग? अब उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करें ना करें, क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखो बड़ा आसान रास्ता अपनाते हैं लोग कभी कभी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मेरा मामला नहीं है, ये मामला है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट चाहे तो कानून बनाए, ना चाहे तो ना बनाए। समझ रहे हो? उन्होंने कुछ गाइडलाइंस, कुछ नोटिस जारी कर दिए, बाकी छोड़ दिया पार्लियामेंट पे। अब पार्लियामेंट, ये होता है अटकाने वाला मामला। अब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में फिर भेजेगी कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे दे तो मैं बना दूं, अब सुप्रीम कोर्ट कहेगी अगर सरकार बना दे तो मैं मान लूं। तो ये मामला चलता रहेगा। ठीक है? यस, वो एडॉप्ट करने की परमिशन दी है अभी। समझ रहे हो कि कोई बच्चा एडॉप्ट कर सकता है एक तरह से। क्या बातें हुई? मुझसे बात करो तुम लोग, आपस में क्यों कर रहे हो? तो वो एडॉप्ट करने की परमिशन दिया हो। ठीक है? ये हंसने वाली बात नहीं है, टैबू नहीं है। अब लोगों को हंसी आ रही क्या? समस्या यही है बेटा। समझ रहे हो कि आप सेक्स नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ और हार्मोन्स निकल जाएंगे, है ना? इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में जो टैबू बन के रह जाए, जिनसे बात ही नहीं हो पा रही है और समस्याएं चल रही हैं। अब इसके लिए अलग से क्लास लगनी चाहिए आपकी। ठीक है? हाँ, अंडमान निकोबार अगर द्वीप समूह में होगा तो आप जाओगे कलकत्ता हाई कोर्ट में। समझ रहे हो? अलग अलग कई सारे संयुक्त हाई कोर्ट्स हैं। जैसे कितनी हाई कोर्ट है इंडिया में? 25 हैं। राज्य कितने हैं? 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। लेकिन दिल्ली को छोड़ के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी हाई कोर्ट नहीं है, सिर्फ दिल्ली के पास है। दिल्ली भी तो एक यूटी है ना, यूनियन टेरेटरी। तो इसीलिए जो जिसके पास है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मान लो बंगाल के ज़्यादा थोड़ा सा करीब है, तो उन्होंने बोल दिया कलकत्ता हाई कोर्ट जाओ। हालांकि वहाँ आबादी बहुत कम है। समझ रहे हो? वहाँ ट्राइबल लोग ज़्यादा रह रहे हैं, या कि जो लोग हैं मिलिट्री के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे एक हमारा थिएटर कमांड है। इंडिया का पहला थिएटर कमांड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। थिएटर कमांड क्या होता है कि जहाँ नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों का संयुक्त बेस हो एक साथ एक जगह, वो सिर्फ अंडमान में है। तो वहाँ ज़्यादातर लोग डिफेंस के हैं या कि फिर ट्राइब्स हैं। बहुत कम सिविलियन हैं। सिविलियन वही हैं जो टूरिस्ट के रूप में जाते हैं और चले जाते हैं घूम घाम के। जैसे आप लोग जाओगे, जब आपकी शादी हो जाओगी, कहो चलो हनीमून मनाए चलते हैं, अंडमान चलते हैं, लक्षद्वीप चलते हैं। जो मालदीव नहीं जा पाएंगे वो अंडमान चले जाएंगे। जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा वो मालदीव चले जाएंगे, इंडोनेशिया चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, बाली चले जाएंगे, है ना? होता है, देखते होगे तुम लोग सब जगह। आगे लिखो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 31 भी है क्या? सुनो सुनो सुनो, 31 है क्या? क्यों, कहाँ चला गया? हाँ, संपत्ति का अधिकार था, मूल संविधान में तो था, लेकिन हटाया कब गया? कब? 78 में। वेरी गुड। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में इसको हटा दिया गया। अब इसको क्या बना दिया गया? एक लीगल राइट। अभी भी संपत्ति का अधिकार है संविधान में, ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन अब मूल अधिकार नहीं है, वो आपका कानूनी अधिकार है। मतलब आपको संपत्ति होल्ड करने का अधिकार है। भारत सरकार ने छीना नहीं है लोगों से कि भारत के नागरिक संपत्ति नहीं रख पाएंगे, ऐसा नहीं है। संपत्ति रखेंगे लेकिन मूल अधिकार के तहत नहीं, कानूनी अधिकार के तहत। ठीक है? अब वो सारी कहानी आपको बताया हूँ क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया। तो अब इसीलिए हेडिंग डालो 32 लिखो। इसमें ये क्या है, क्या नाम है इसका? यस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के आगे लिख लो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें लिखो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा बार बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा पार्ट है, कौन सा आर्टिकल है। ठीक है?
अंबेडकर साहब ने इसको माना, लेकिन कुछ लोगों ने माना कि आत्मा है प्रस्तावना। कुछ लोगों ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अंबेडकर ने किसको कहा है? आर्टिकल 32 को। क्यों कहा? सबसे जरूरी, आत्मा तो सबसे जरूरी चीज़ होती है ना। बोलते हैं अगर इसकी आत्मा ही मर गई है मतलब ये खराब हो गया आदमी। इसलिए कहा। और कोई रीजन हो सकता है? क्योंकि हाँ बताओ बेटा। जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल तो 395 है, अब तो 462 हो गए हैं। बैठो बैठो बैठो। देखो जितने मूल अधिकार हैं, ऐसा कहो कि जितने मूल अधिकार हैं अगर उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो आप सीधे आर्टिकल 32 को यूज करोगे और सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे। बाकी मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन है ही नहीं। शुरुआत करोगे आप अपने कचहरी से, तहसील से, फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, और जब हाई कोर्ट परमिशन देगा तभी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हर मामले के लिए नहीं बना होता है। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अपीलीय जो अधिकार होते हैं, जो अपीलीय मामले होते हैं वही जाते हैं, और वो भी हाई कोर्ट की परमिशन के बाद। बहुत सारे मामले में हाई कोर्ट परमिशन ही नहीं देगा, बोले कि वहाँ जाने का मामला नहीं है, हम ही निपटा देंगे यहाँ तुमको, हम ही देख लेते हैं, क्या ज़रूरत है। और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ही चले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बहुत ज़्यादा अबेंडेंस हो जाएगा और केसेस पेंडेंसी पे पड़े रह जाएंगे। आज ही पड़े हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हमारे हाई कोर्ट्स में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है। और जिस गति से मामला चल रहा है, इसी गति से चलता रहा तो आने वाले 400-500 साल लगेंगे। मतलब आज तुम्हारा मामला अगर हुआ है तो 400 साल मान लो। तो न्याय किसको मिलेगा? तुम्हारे चौथी जनरेशन वाले नाती पोतों को। वो बोलेंगे पिताजी हमारे मर्डर करके गए थे, आज फैसला हमको सुना रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि क्या हो रहा है? मोबाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाए जो जल्दी से डे बाय डे हियरिंग के आधार पे जल्दी से जल्द न्याय दे दें। और जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स की तो बात ही नहीं हो रही इंडिया में, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिफॉर्म्स की। न्याय विद इन 1 ईयर, 1 साल में न्याय मिल जाए लोगों को। बहुत सारे साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ रहे हैं केस, बेचारे सारा पैसा उसी में दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। खासकर ज़मीनी मामले बड़ा लंबे खिंच जाते हैं, ठीक है। और ख़ासकर नेताओं के लिए, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनके लिए तो अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाती है कि इनका मामला और जल्दी सुनवाई हो जाए। लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि ये लोग बाद में जानबूझ के डिले कर देते हैं। क्योंकि मामला अगर डिसीजन आ जाएगा तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी ना। 2 साल से ऊपर अगर किसी केस में किसी सदस्य को सजा हुई तो उसकी संसद सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वो लोग चाहते हैं कि फैसला ना आने पाए, केस चलते रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और कोर्ट्स में भी सारी मैनेज होती हैं चीज़ें। जो कोर्ट में केस लगाने वाला भी होता है, रजिस्ट्रार, उसको मैनेज कर लेंगे कि इनका केस ही नहीं लगाएगा सबसे पीछे लगाएगा। इतने सारे केसेस चलते रहेंगे, कौन देखने जा रहा है। करप्शन तो सब जगह है। इंडिया की मूल प्रॉब्लम, मूल सबसे बड़ी समस्या करप्शन ही है, ठीक है। तो अब देखो आर्टिकल 32 के तहत एक्चुअल में कैसे आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। इसमें 5 रिट्स का प्रावधान किया गया है। रिट्स क्या होती हैं कि मान लो किसी भी प्रकार का 5 टाइप के मामले हैं, डिसाइड किए गए हैं। अगर कोई समस्या हो गई तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे उस रिट्स के तहत, और कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा। तो पहला रिट्स है क्या है? हैबियस कॉर्पस। हाँ, हैबियस कॉर्पस उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है। जैसे मान लो किसी आदमी को सरकार ने या किसी आदमी ने, किसी संस्था ने बंदी बना लिया, कब्जा कर लिया उसके ऊपर। अब उसके रिलेटिव्स या उसके कोई भी वकील कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे आदमी को बंदी बना लिया है या कब्जा कर लिया है, तो सरकार यानी कोर्ट तुरंत आदेश देगी कि उस बंदी को प्रत्यक्ष लाओ। वही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। उस बंदी मतलब कैदी को, बंदी मतलब बंदी में समझना होगा तुमको, ठीक है, कि उस आदमी को तुरंत सामने ले आओ, कोर्ट में हाजिर करो। बात समझ आ रही है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। फिर परमादेश एक मामला आता है। परमादेश का मतलब है कि परम आदेश, उसके शब्द में ही मैंडमस इंग्लिश में कहते हैं।
हम आदेश मतलब कोर्ट किसी को आदेश देती है इसमें, और आदेश किसको देगी? किसी सरकारी आदमी को। मान लो आप किसी सरकारी ऑफिस में गए, आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट में चले जाओगे। तो अगर मामला लगा कोर्ट को कि बड़ा सीरियस है, तो कोर्ट उसको आदेश देगी कि हम आदेश देते हैं तुम ये काम करो। और फिर एक होता है को वारंटो, जिसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। किसी सरकारी ऑफिस, अभी मैं लिखाऊंगा, किसी सरकारी आदमी से सरकार यानी कोर्ट ये पूछेगी कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। मान लो कभी कभी क्या होता है, भर्तियों में, नौकरियों में अनियमितता का आरोप लगता है ना, कि ये आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है डीएम पद पर या एसडीएम पद पर, गलत तरीके से चुन के आया है, एग्ज़ाम पास नहीं किया है, जुगाड़ लगा के आया है। अब कोर्ट उससे पूछेगी और उसकी जांच कराएगी, कैसे आए हो तुम, बताओ किस आधार पे आए हो, क्यों, किस आधार पर बैठे हो, कौन बैठाया तुमको। तो वो सरकारी अधिकारियों की एक तरह से स्क्रूटनी हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो गलती से किसी जॉब में तो आ जाते हैं जुगाड़ फुगाड़ लगा के, लेकिन वो जीवन भर डर डर के जीते हैं। वो कभी चैन की सांस नहीं ले पाते कि अब हमारा कौन ही क्या कर लेगा। उनको ये दिन नसीब नहीं होता। उनको लगता है कि मेरा कोई कुछ कर सकता है, कोई भी कुछ कर लेगा मेरा। कोई कोर्ट में चला गया, मामला पेंडिंग हो जाएगा। फिर झारखंड में ऐसा केस हुआ। झारखंड में झारखंड पीएससी जेपीपीएससी के तहत कई सारे लोग चुने गए, एसडीएम बन गए, तहसीलदार बन गए, बहुत सारे पदों पर काम करते रहे 4 साल 5 साल। बाद में सीबीआई जांच हो गई, पता चला है तो फर्जीवाड़े की तरह आए हैं, बाहर करो इनको, बाहर करो, जुर्माना भी लगाओ कि अब तक जितनी सैलरी दी है 4-5 साल में, जितना सुख सुविधा भोगे हैं बड़े बड़े बंगलों में रख के, सबका चार्ज लगेगा। समझ रहे हो? तो मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिर। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो लिखो इसमें आगे लिखो, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करती हैं। रिट्स, हिंदी में लिख लो रिटें। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स जारी करती हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 लिखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में लिख लो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश, मैंडमस। नंबर 3 को वारंटो, ठीक है, यह अधिकार परीक्षा उसी को बोलते हैं। ठीक है, यस। नंबर 3 अधिकार परीक्षा, को वारंटो, ठीक है। और नंबर 4 है क्या, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, सर्टियोरारी। और लास्ट है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। लिख पाए? किसी को कोई कन्फ्यूजन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, फिर अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण एंड प्रतिषेध, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी आपके एग्जाम, मान लो आपका एग्जाम रिटन वाला अगर होगा, लिखने वाला ना, तो क्वेश्चन यही आएगा कि आर्टिकल 32 के तहत प्रदान की गई रिट्स को विस्तार से समझाइए। अब सारी रिट्स को आपको लिखना पड़ेगा, 5 की 5। तो लिखिए इसमें, पहला हेडिंग डालो आप, नंबर 1 हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। लिखो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिखो, यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। सशरीर उपस्थित होना, इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। लैटिन शब्द है ये हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है कि शरीर के साथ आ जाओ। अब आप बोलोगे शरीर के साथ ही तो आएंगे, बिना शरीर कौन आता है? कि कभी कोर्ट बोले कि शरीर छोड़ के आ जाओ, ऐसा तो बोलेगी नहीं। ऐसा होता है क्या? शरीर के साथ या शरीर छोड़ के कौन आता है? भूत आते हैं, आत्मा है कि शरीर छोड़ दिए हैं, आत्मा चल रही है इधर।
इसीलिए उन्होंने बोला कि शरीर के साथ आ जाओ, आत्मा नहीं आना है। पता चला कि कोई किसी को कैदी किया, बंदी बनाया, मार दिया, बोला कि अबे शरीर के साथ तो नहीं लेकिन आत्मा के साथ आ सकता है। इसलिए बोला नहीं नहीं, हमको आत्मा नहीं, हमको शरीर से चाहिए। ठीक है, शरीर के साथ आओ, उसको उपस्थित करो कोर्ट में। आगे लिखो इसमें, इस रिट के तहत न्यायालय, इस रिट के तहत न्यायालय व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित कराता है। इस रिट के तहत न्यायालय व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित कराता है, जिससे न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जान सके, जिससे न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जान सके। कल एक बच्चा गया था, बोल रहा था सर आप बहुत तेज़ी बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोला करिए, आज वो आया नहीं। जिससे उसके बंदी बनाए गए कारणों को जान सके। जहाँ तेज़ लगेगा आप बोल दीजिएगा, मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, बढ़ती जाती है। तो बस इसी रफ्तार से आपकी भी स्पीड बढ़ानी है धीरे धीरे। ठीक है, शुरुआत स्लो से भले करो, लेकिन फिर आगे बहुत तेज़ी से बढ़ना है। ले गया, आगे लिखो, यदि बंदी रखना अवैधानिक है तो न्यायालय उस व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। यदि बंदी रखना अवैधानिक है, मतलब इल्लीगल तरीके से बंदी बनाया हुआ है किसी को, तो वह क्या करेगा, न्यायालय मुक्त करा देगा। ठीक है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यायालय यह रिट सरकारी और निजी दोनों लोगों के विरुद्ध जारी कर सकती है। न्यायालय यह रिट, कभी कभी ऐसा पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सिर्फ सरकारी लोगों के खिलाफ जारी की जा सकती है, नहीं, सरकारी और निजी दोनों के खिलाफ। ठीक है, तो लिखो, यह रिट न्यायालय सरकारी और निजी दोनों के विरुद्ध जारी कर सकता है या जारी करता है, यदि उन्होंने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा हो। यदि उन्होंने किसी को बंदी, जैसे मान लो पुलिस कभी कभी पकड़ लेती है ना लोगों को, ऐसे ही पुलिस से कोई साठगांठ किया, दो आदमी आपस में लड़े, दो ग्रुप लड़े, और एक आदमी कुछ पुलिस को थोड़ा गर्म किया, पैसा वैसा खिलाया, बोला कि इसको पकड़ो और थोड़ा इसकी सेवा करो। अब वो इल्लीगल तरीके से देखो, पुलिस तब तक किसी को नहीं पकड़ेगी जब तक कोर्ट वारंट न दे, लेकिन अब उसकी मामला हो जाता है मैनेज। ये तो पढ़े हो ना आर्टिकल 22, समझ रहे हो, तो उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। आगे लिखो, अगला हेडिंग लो, परमादेश, मैंडमस। दूसरा, यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आज्ञा देना। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आज्ञा देना, आदेश देना। यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी सरकारी पद पर बैठा हो। यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी सरकारी पद पर बैठा हो। आप ऐसे समझ लो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी निजी दोनों के विरुद्ध, लेकिन मैंडमस सिर्फ सरकारी वाले के। ठीक है, सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों। ठीक है, कुछ कुछ मामला अर्ध सरकारी भी तो होता है। आगे लिखो, यह आदेश उच्चतर न्यायालय द्वारा, यह आदेश या यह रिट उच्चतर न्यायालयों के द्वारा निम्नतर न्यायालयों को भी दिया जा सकता है। मतलब जो हाई कोर्ट है ना, वो लोअर कोर्ट को भी दे सकती हैं। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट समझते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक जितनी भी हैं वो लोअर कोर्ट से कैटेगरी में आती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर क्या आती है, हाई कोर्ट। ठीक है, बस एक लाइन और लिखना है, उच्च न्यायालय परमादेश का प्रयोग, उच्च न्यायालय परमादेश का प्रयोग मूल अधिकारों के रक्षा के अलावा अन्य मामलों के लिए भी करते हैं। कौन? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स। अन्य मामलों के लिए भी करते हैं। अभी आप पढ़ोगे कि रिट्स आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करती है, जिसका एरिया ज़्यादा ब्रॉड है। ठीक है,
ठीक है, छुट्टी हो गई आपकी। संदीप बंद करो।